तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम कक्षा 10वीं विज्ञान के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी चैप्टर से आपके केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की शुरुआत होती है। यह चैप्टर अगर आप अभी अच्छे ढंग से पढ़े रहेंगे तो आपको अगली आने वाली क्लासों में चीजों को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर की शुरुआत हम एकदम शानदार तरीके से करेंगे ही, शानदार तरीके से मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इसके पहले आपको एक शानदार सी कहानी सुनाते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को एकदम बेसिक के साथ बेहतरीन भाषा में समझेंगे ही नहीं वरन सीखेंगे। आइए ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। देखिए, एक छोटा सा हाथी का बच्चा था। उसे क्या किया गया कि एक सिक्कड़ से बांध दिया गया किसी वृक्ष में। अब वह हाथी का छोटा सा बच्चा बेचारा इतना भी ताकतवर नहीं था कि उस सिक्कड़ को तोड़ सके। अब वह अपना बहुत सारा प्रयास किया, अपना पूरा एफर्ट लगाया उस सिक्कड़ को तोड़ने के लिए, लेकिन सिक्कड़ मजबूत था, रस्सी मजबूत थी, उस रस्सी को तोड़ ना सका। उसने निरंतर प्रयास किया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रयास किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। अंततः वह थक करके बैठ गया कि अब उस सिक्कड़ को तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। जब उसके मन में ये आ गया, उसके मन में ये बैठ गया कि अब वह सिक्कड़ को तोड़ नहीं सकता है, तो वह उसी दिन से प्रयास करना बंद कर दिया सिक्कड़ को तोड़ने के लिए, रस्सी को तोड़ने के लिए। और जब प्रयास करना बंद कर दिया, अब हाथी का बच्चा धीरे धीरे करके क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जब हाथी का बच्चा बड़ा हो गया तो भी उसके मन में ये उस टाइम बैठ चुका था कि वह सिक्कड़ को नहीं तोड़ सकता है। अब वह प्रयास करना भी बंद कर चुका था क्योंकि उसके मन में तो आ गया कि अब सिक्कड़ को वह नहीं तोड़ सकता। तो अंततः जब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई कि वह रस्सी को तोड़ सकता है, फिर भी वह रस्सी को नहीं तोड़ सका क्योंकि उसके मन में उसकी मानसिक स्थिति जो है वह बिल्कुल माइंडसेट उसका क्लियर हो चुका है कि अब रस्सी को तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए वह जीवन भर उस रस्सी में बंधा का बंधा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी है। देखिए, साइंस इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर सच्चे दिल से पढ़ो ना तो सारा प्यार भूल जाओगे, आपका सारा प्यार साइंस के ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर पहले ही मन में आपके दिमाग में बैठ गया कि मैथ एंड साइंस आपके बस की बात नहीं है, तो वास्तव में यकीन मानिए कि आपके बस की बात कभी नहीं होगी। तो आज के बाद से यदि आपके मन में ऐसी कोई धारणा है, अगर ऐसी कोई सोच है, तो उस सोच को त्यागो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो कि आप कर ना सको, बशर्ते आपको अपनी हिम्मत को और हौसले को और माइंडसेट को एकदम बुलंद रहना चाहिए। आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ, इन्हीं प्यारी सी स्टोरी के साथ आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो कि एकदम बेहद सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। इसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेपर और पेन लेकर के बैठें। जो भी चीजें यहां पे बताई जाती हैं उन चीजों को आप नोट डाउन करते चलें। जो भी चीजें आपको लगती हैं कि ये चीजें हमें तुरंत ही सर के क्लास के अंदर याद हो जाना चाहिए, तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और तुरंत ही चीजों को कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके डिजिटल बोर्ड पर वह किताब लिखा हुआ आपका छप जाए। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है चैप्टर के नाम की। तो जो चैप्टर का नाम है वह है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सबसे पहले चैप्टर को समझने से पहले हमें समझना होगा किसको, तत्वों को। किसको समझना होगा, तत्वों को। तत्व क्या है? तत्व यहां पे लिखा हुआ है, देखिए कि तत्व क्या है। तत्व पदार्थ की शुद्धतम इकाई है। तत्व पदार्थ की शुद्धतम इकाई है। जैसे आप अपने घर को देखते होंगे, घर की इकाई क्या है? तो घर की इकाई अगर देखा जाए तो मिट्टी, बालू है, क्योंकि बालू से ही सीमेंट बनता है, बालू से ही ईंटा बनता है, बालू से ही जो भी आपके घर में सामग्री लगी हुई है सारी की सारी सामग्री आपका बालू या मिट्टी से बनता है। तो जिस चीज से कोई भी चीज बनती है उस चीज को हम कहते हैं उस पदार्थ की इकाई। जो पदार्थ जिस छोटी से छोटी वस्तु से बनता है उस वस्तु को हम कहते हैं उस पदार्थ की इकाई। तो वही बात है तत्व की कि तत्व क्या है? कोई भी पदार्थ
की क्या है शुद्धतम इकाई। अगर मान लेते हैं कि विज्ञान से आपको बहुत भेंट नहीं हुआ है, बहुत आपने विज्ञान नहीं पढ़ा है, तो आइए थोड़ा सा हम ले चलते हैं बैक में और समझाते हैं आपको पदार्थ। अब देखिए पदार्थ जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मैटर, पदार्थ क्या होता है? संसार की प्रत्येक वस्तु जो भी अपनी आंखों के सामने आप देख सकते हो, वे सारी की सारी वस्तुएं क्या है? प्यार है। यानी प्यार हम पदार्थ हम किसे कहते हैं कि जिसका कुछ न कुछ भार हो। भार को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं द्रव्यमान। तो जिसका कुछ न कुछ भार हो, और दूसरी बात क्या कि जो कि स्थान घेरती हो, जो कि क्या करती हो? स्थान घेरती हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अब जैसे देखो, अगर मैं इस चौक की बात करूं तो ये इस चौक का कुछ ना कुछ भार है कि नहीं है? तो बोलोगे जी हां है। अब इस पदार्थ को अगर मैं कहीं यहीं पे टेबल पे रख दूं तो क्या यह पदार्थ अपने आकार के बराबर उस टेबल पे स्थान घेरेगा कि नहीं? जी बिल्कुल घेरेगा। तो यह चौक एक क्या है? पदार्थ है। यानी हर वह वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, वह क्या है? आपका पदार्थ है। जैसे हवा, हवा क्या स्थान घेरती है? जी बिल्कुल। अगर हवा को ट्यूब में भर दो, टायर में भर दो, तो टायर आपका फूल जाता है, यानी स्थान घेरती है। खाली ट्यूब का अगर वजन करो आप और हवा भरने के बाद ट्यूब का वजन करो तो वजन बढ़ जाता है, यानी हवा का कुछ न कुछ द्रव्यमान भी है। अगर हम बात करें मां का प्यार, तो मां का प्यार क्या स्थान घेरता है? आप बोलोगे शायद, आप बोलोगे नहीं, लेकिन बिल्कुल घेरता है। आपके दिल में मां के लिए स्थान होता है ना, मां का जगह होता है ना? जी बिल्कुल होता है। लेकिन मां के प्यार को क्या, मां के प्यार का कोई भार होता है? क्या उसको तौल सकते हो कि आपकी मां कितनी किलो प्यार करती हैं आपसे? नहीं तौल सकते। तो इसलिए मां का प्यार आपका एक पदार्थ नहीं है। यानी कि पदार्थ क्या है? जिसका कुछ न कुछ भार हो, जो स्थान घेरती हो। अब बताओ, आप अपनी आंखों के सामने जो भी चीजें देखते हो, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका भार नहीं है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो स्थान नहीं घेरेगी? यानी आप अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी वस्तु देखते हो, वह आपका क्या है? पदार्थ है। अब जो पदार्थ जिससे मिलकर के बना है, जो छोटी से छोटी वस्तु जिससे कोई भी पदार्थ मिलकर के बना है, वही आपका है तत्व। तो तत्व क्या है? पदार्थ की शुद्धतम इकाई है। तत्व क्या है? पदार्थ की शुद्धतम इकाई है। कमेंट बॉक्स में एकदम छप जाना चाहिए कि पदार्थ की शुद्धतम इकाई क्या है? तत्व है। तत्व कहते किसको है? तत्व कहते किसको है? कोई भी परमाणु, देखिए पदार्थ किससे मिलकर के बना है? परमाणुओं से। और कोई भी परमाणु अगर किसी भी एक, अगर कोई भी पदार्थ जो एकदम शुद्धतम रूप में, जैसे अब अगर मैं तत्व को यहां से डिफाइन करना चाहूं तो जैसे अगर मैं बात करूं सोना की, तो अगर सोना अपने शुद्धतम रूप में है, यानी केवल उसमें सोना ही सोना है और कुछ मिला नहीं है, तो वह क्या है? सोना तत्व है। अगर मैं बात करूं लोहे की, तो लोहा में अगर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, केवल वह केवल लोहा है, तो लोहा एक प्रकार का क्या है? तत्व है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, तो सोडियम भी आपका क्या है? तत्व है। उम्मीद करते हैं तत्वों को आप भली भांति समझ लिए होंगे। यानी किसी भी पदार्थ की जो शुद्धतम इकाई है, शुद्धतम इकाई यानी छोटा से छोटा कण जिससे पदार्थ मिलकर के बना है, वह क्या है? आपका पदार्थ है। अब देखिए केमिस्ट्री आपकी कितनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जो भी चीजें आप अपनी आंखों के सामने देखते हो, वह किससे मिलकर के बनी है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके क्या क्या गुणधर्म है, यही चीज सिखाती है आपकी केमिस्ट्री, जिसकी इसी चैप्टर से होती है शुरुआत। तो तत्वों को आप समझ लिए होंगे। हम सबसे पहले देखिए, हमारा उद्देश्य ये होता है कि जब भी हम चैप्टर को शुरू करें, हम आपको चैप्टर की फील पहले दे लें, फिर टॉपिक को तो आसानी से हम कर ही लेंगे। तो सबसे पहले है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आपका चैप्टर का नाम। तो तत्वों को आपने समझ लिया। अब आवर्ती को हम क्या, आवर्ती को कैसे परिभाषित करेंगे? आवर्ती का मतलब होता है एक निश्चित क्रम में दोहराव। निश्चित क्रम में दोहराव कैसे? एक दिन के बाद बदलने के बाद, यानी एक दिन होता है 24 घंटे का, 24 घंटे का दिन बीतने के पश्चात आपका अगला दिन आ जाता है। जैसे मंडे आज शुरू हुआ रात के 12 बजे से, 12 बजे के बाद से 24 घंटा जैसे ही कंप्लीट होता है, एक दिन जैसे ही कंप्लीट होता है, अगले दिन क्या आ जाता है?
ट्यूसडे। संडे के बाद क्या आ जाता है? मंडे। मंडे के बाद एक दिन बीतने के बाद ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या? वेडनेसडे। यानी कि जो आपका दिन है, जो आपका सप्ताह है, सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन, चौथे दिन के बाद 5वां दिन, 6वें दिन के बाद 7वां दिन, और 7वें दिन के बाद फिर से दूसरा सप्ताह आपका क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो यहां यह कहा जाएगा कि जो कि आपका सप्ताह है वह दिनों का क्या होता है? आवर्ती होता है। यानी कि एक निश्चित क्रम में दिन को दोहराने के बाद सप्ताह आता है। तो आवर्ती का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित क्रम में दोहराव। और वर्गीकरण का अर्थ सब लोग जानते होंगे कि वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तत्वों को एक निश्चित क्रम में दोहराव के साथ क्या करना? बांटना। यही चैप्टर का क्या है? नाम है। एकदम डिटेल में समझेंगे। एक भी कंसेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा जो कि इस वीडियो को देखने के बाद तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में आपके कोई भी एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपका क्लियर ना हो। अब देखते हैं कि आखिर हम तत्वों को एक निश्चित क्रम में दोहराव के साथ क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। लेकिन इस वर्गीकरण की, इस बांटने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ गई? इस तत्वों को बांटने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ गई? आइए थोड़ा सा मैं लेकर के चलता हूं आपके इतिहास के ऊपर कि इस आपका लगभग आपका 384 से 322 ईसा पूर्व इतने ईसा पूर्व पहले की बात है कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे अरस्तु, जो कि महान दार्शनिक थे। कौन थे? अरस्तु। अब अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने उस समय, बहुत पहले, जब इस समय की बात, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के इतने साल पहले, अरस्तु ने, एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने तत्वों के बारे में क्या बताया कि इस संसार में जितने भी चीजें आप देखते हो केवल व केवल 5 चीजों से मिलकर के बनी है। वे 5 चीजें कौन है? वे 5 चीजें हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि आपकी धरती, आकाश, पानी, धरती, आकाश, पानी और हवा और अग्नि। यही 5 तत्व उन्होंने बताया कि इन 5 तत्वों से धरती यानी कि मिट्टी, आकाश यानी कि आकाश, पानी का मतलब जल, और हवा और अग्नि, ये 5 चीजों से मिलकर के इस ब्रह्मांड का पूरा पदार्थ बना हुआ है। यानी कि आप अपनी आंखों के सामने, हम आप ये आपका कैमरा, ये बोर्ड, जो भी आप चीजें देख रहे हैं, ये 5 चीजें मिलकर के बनी है। किससे? 5 चीजों से मिलकर के बनी है। धरती, आकाश, पानी और अग्नि यानी कि आग। इन्हीं 5 चीजों को इन्होंने कहा कि तत्व। ये 5 चीजें तत्व हैं। कौन बताया? महान वैज्ञानिक अरस्तु ने। अब चूंकि ये बहुत समय पहले की बात है, विज्ञान का इतना ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था, लोग अरस्तु की पूजा करते थे, अरस्तु की इज्जत करते थे, अरस्तु को मानते थे, इसलिए अरस्तु की बताई गई बातों को मान लिया और उन्होंने यह समझ लिया कि टोटल 5 ही तत्व हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपका बना हुआ है। उसके बाद आया बायल का प्रयोग। उसके बाद किसका प्रयोग आया? बायल का प्रयोग। बायल का क्या आया? प्रयोग आया। बायल का प्रयोग। ये लगभग 1627 ईस्वी की बात है। 1627 ईस्वी में बायल ने कुछ ऐसे प्रयोग किए। बायल तब तक थोड़ा सा 16वीं सदी में आपका साइंस का कुछ विस्तार हो चुका था, सूक्ष्मदर्शी वगैरह कुछ बन चुके थे। तो आपका बायल का जब प्रयोग हुआ तो बायल ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि ये जो धरती, आकाश, पानी, हवा और आग है, इनसे तत्वों का कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि जो महान वैज्ञानिक अरस्तु द्वारा बताए गए ये 5 तत्व थे, इन 5 तत्वों की थ्योरी को पूरी तरह से क्या कर दिया? निरस्त कर दिया कि ये जो 5 तत्व हैं, इनमें किसी भी प्रकार का ये तत्व है ही नहीं। इनको तत्वों से, ये बिल्कुल ही तत्वों से क्या है? परे हैं। अब जब इन्होंने अपने प्रयोगों में यह सिद्ध कर दिया कि ये तत्व नहीं है, तब सारे वैज्ञानिकों का ध्यान धीरे 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 केंद्रित होने लगा। किसके ओर? इन तत्वों की ओर। अब ले चलते हैं आपको हम 18वीं सदी में।
कब ले चलते हैं, सन 1800 ईस्वी में आपको 18वीं सदी में ले चलते हैं। और 18वीं सदी में जब चीजों का, विज्ञान का थोड़ा सा विस्तार हुआ तो उस समय टोटल कितने ज्ञात तत्व थे, 31 तत्व ज्ञात हुए। धीरे धीरे क्या हो गए, 31 तत्व क्या हो गए, ज्ञात हो गए। अब जब 31 तत्व ज्ञात हुए, समय के साथ साथ प्रयोग होना क्या हो गया, शुरू हो गया। समय के साथ जब प्रयोग होना शुरू हो गया तो जब आपका कुछ समय बीता, लगभग 65 साल, तो 1865 में लवाइजे नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने उस समय इसके काफी खोज किया तत्वों का, जिससे यह संख्या बढ़ करके जस्ट दुगुनी हो गई। कितना, 63 तत्व। तब कितने तत्व ज्ञात हो गए, 63 तत्व। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान अभी में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 तत्व क्या है, 118 तत्व अब तक क्या हो गए हैं, ज्ञात हो गए हैं। अब यहां से आपको क्या समझ में आता है, देखिए जब तक 31 तत्व थे हम आसानी पूर्वक हर एक तत्वों का अलग 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 प्रॉपर्टी, अलग अलग गुणधर्म लिख करके क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे, उनका अध्ययन कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया तत्वों की संख्या में क्या आती गई, बढ़ोतरी होती गई, तत्वों का संख्या बढ़ता गया। और जब तत्वों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई, तत्वों की संख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा तत्व हो गए। तो एक एक तत्वों को याद कर पाना, एक एक तत्वों के गुणधर्मों को याद कर पाना हमारे लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि यदि आपके पास ढेर सारी, अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई की ढेर सारी बुक है, मैथ की बुक है, फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, और आपका जैसे सोशल साइंस की बुक है, हिंदी की बुक है, इतनी सारी बुकें आपकी ढेर सारी आपके पास हैं। अब यदि आप इन बुकों को अगर एक जगह ऐसे ही कबाड़ खाने के टाइप में रख दो तो फिर अगर आपको चाहिए कि हमें सोशल साइंस पढ़ना है तो क्या वह बुक जल्दी से मिल जाएगी, क्या नहीं मिलेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगी। लेकिन अगर इसी किताबों को आप एक अलमारी के अंदर इस तरह से व्यवस्थित कर दो कि एक अलमारी के खाने में केवल आप मैथ की किताब रख दो, दूसरे अलमारी के खाने में केवल आप साइंस की बुक रख दो, या फिजिक्स की बुक रख दो, केमिस्ट्री की बुक रख दो, या सोशल साइंस की बुक रख दो, या हिंदी की बुक रख दो, या अंग्रेजी की बुक रख दो। अगर आप इस तरह से व्यवस्थित करके रखते हो तो जब व्यवस्थित करके चीजों को रख दोगे तो आपको जब कभी भी इंग्लिश की बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है कि लास्ट वाले खाने में रखा हुआ है इंग्लिश की बुक, आप जाओगे वहां से उठाओगे और आसानी से लेकर के हिंदी इंग्लिश की बुक क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपने घर के अपनी किचन में देखा होगा बर्तन को रखने वाली जो आपकी डलिया, टोकरी जो इस्तेमाल की जाती है, उसमें आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी बर्तन को सजा करके कितनी अच्छे से रखती होंगी। एक तरफ उसमें अलग से चम्मच का रखा होगा कि यहां पे चम्मच रखा जाएगा, एक तरफ आपका उस पे कटोरी रखा जाएगा, एक तरफ प्लेट रखा जाएगा, एक तरफ थाली रखा जाएगा। यानी एक व्यवस्थित क्रम में, एक व्यवस्थित पैटर्न के साथ उसमें सजा करके क्यों रखा जाता है, ताकि आपको जब कभी भी जरूरत पड़े आप वहां जाओ और बिना देखे आराम से निकाल करके चीजों को क्या कर सको, उपयोग कर सको। इसलिए आपकी आवर्तों और जो जब तत्वों की संख्या बढ़ती गई, भाई दो अगर बर्तन रहेंगे आपको अब उसको अलग अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब दो, आपके पास दो बर्तन है, चार बर्तन है, उसको अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास दो चार है, जब आपको जरूरत पड़ेगा, जो जरूरत पड़ेगा ले लेंगे। लेकिन अगर वही बहुत सारे बर्तन आपके पास हो जाएंगे तो आपको उन बर्तनों को अलग अलग रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से जब समय बीतता गया, तत्वों की खोज बहुत ज्यादा होते चली गई, तब उनको पढ़ने के लिए, उनके अध्ययन के लिए हमें असुविधा होने लगी। और उनके अध्ययन के लिए जब असुविधा होने लगी तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, वर्गीकरण की। किसकी जरूरत पड़ी, वर्गीकरण की। ये सारी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं, ये सारी चीजें हमारे नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से नोट्स के लिए डिटेल आपको बता दिया जाएगा। बाकी अगर आप नोट्स नहीं भी लेना चाहें, नोट्स के लिए थोड़ा सा चार्ज जरूर रखा गया है, बहुत नॉमिनल सा। अगर आप नोट्स ना भी लेना चाहें तो जो भी बातें यहां बताई जा रही हैं, जो भी बातें आप लिखी जा रही हैं, उन बातों को एकदम व्यवस्थित क्रम में आप लिखते चलें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए जब तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई तो उनको रखने के लिए, उनके अध्ययन के लिए हमें दिक्कत होने लगी। तब हमने चीजों को क्या करना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। किस आधार पर, एक निश्चित क्रम में उन्हें हम क्या करना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। अब इसी से इस चैप्टर की क्या होती है, शुरुआत होती है। देखिए अब जो वर्गीकरण है,
वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप चाहे तो ये जो किताबें रख रहे हैं ना, ये किताबें रखने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। कैसे? आप चाहे तो एक इस क्रम में व्यवस्थित कर लें किताब को, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से आप चाहे तो अलमारी में सेट कर लें। या आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जितनी 9th की बुक है उसे आप एक खाने में रख दो, जितनी आपकी 10th की बुक है उसे आप एक खाने में रख दो, जितनी आपकी 8th की बुक है उसे आप एक खाने में रख दो, जितनी आपकी 11th की बुक है उसे आप एक खाने में रख दो। ये भी तरीका एक हो सकता है। तो आपका जो वर्गीकरण करने का तरीका है, वर्गीकरण करने का जो प्रॉपर्टी है, उसको आप क्या कर सकते हो, कई प्रकार से चेंज कर सकते हो। वही क्रियाक्रम यहां भी साइंस के अंदर भी हुआ। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग आधार पर क्या किया, अलग अलग आधार पर तत्वों को रखना शुरू कर दिया, तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि जब आप इस क्रम से रख दो, चाहे इस क्रम से रख दो, तो आपका वर्गीकरण सफल भी हो जाए। तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों को ऐसा आपको पढ़ना पड़ेगा कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए और तत्वों को रखे, लेकिन उनका वर्गीकरण फेल हुआ। तो आपका वर्गीकरण एकदम 100% सही हो, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन धीरे 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 जब आप एक क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में सब चीजों को रखना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे वैज्ञानिक आते चले गए, अपना अपना वर्गीकरण करना शुरू करते चले गए, तो धीरे धीरे करके वर्गीकरण का क्रिया संपन्न हो गया। आइए अब मैं इन बातों को, इतनी ढेर सारी बताई गई बातों को रफ करता हूं। इतनी सारी डीप में जाकर के बातें बताने का हमारा आशय ये था कि आपको इस चैप्टर के प्रति आपका प्यार एकदम जबरदस्त हो जाए और आप इस चैप्टर को एकदम दिल से पढ़ो, इस चैप्टर के साथ बिल्कुल दिल लगा दो। तो बच्चों, अब अगले क्रम में इस चैप्टर में आने वाली कुछ शब्दावली यानी कुछ शब्दों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत परेशान करेंगी यदि आपको पता नहीं है तब। हम देखिए बात कर रहे थे पदार्थ की। हम किसकी बात कर रहे थे? पदार्थ की। तो पदार्थ के बारे में सन 1800, जब सन 1800 में महान वैज्ञानिक आए लवाइजिए। तो लवाइजिए जब आए तो लवाइजिए ने, उस टाइम तो बायल के प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका था कि जो आपके 5 तत्व हैं अरस्तु द्वारा बताया गया, धरती, आकाश, पानी और आग और हवा, ये 5 चीजें तत्व बिल्कुल है ही नहीं। तो जब लवाइजिए ने सन 1800 ईस्वी में आया तो उन्होंने पदार्थों को क्या किया, तोड़ना शुरू किया। जैसे ये आपका पदार्थ है, पदार्थ यानी का ये भी एक क्या है, आपका पदार्थ है। अब इस पदार्थ को हम तोड़ते जाएं, यानी इस चाक को एकदम इतना बारीक पीस दें कि अब उसका टुकड़ा एक भी ना हो सके, यानी कि उसको एकदम बारीक पीस दिया गया कि अब उसका टुकड़ा ना हो सके। तो वह एक टुकड़ा जो होगा, वह एक टुकड़ा आपका क्या है, वह एक टुकड़ा आपका है क्या, परमाणु। वह एक टुकड़ा आपका है परमाणु। तो इन्होंने, लवाइजिए ने यह बताया कि परमाणु जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। अविभाज्य यानी इसको विभाजित और नहीं किया जा सकता। परमाणु एक अविभाज्य कण है। लेकिन बाद में जब साइंस आगे चलकर के साइंस का विस्तार हुआ, तब धीरे धीरे पता चला कि जो परमाणु है इसका भी विस्तार किया जा सकता है, इसको भी तोड़ा जा सकता है। किस रूप में? जो आपका 3 रूप बताया गया। एक तो आपका क्या, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन, एक आपका क्या, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आपका क्या, दूसरा आपका प्रोटॉन, और तीसरा आपका क्या, तीसरा आपका न्यूट्रॉन। यानी कि जो आप, अगर ये चाक है, इस चाक को इतना बारीक पीस दें कि और इसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे हम कहते हैं परमाणु। और परमाणु के अंदर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और उसके भी अंदर यह परमाणु 3 चीजों से मिलकर के बना है, यानी इसके भी अंदर 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम E- से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को हम P+ से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूट्रॉन को हम N से प्रदर्शित करते हैं। इतना जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर E- से क्यों प्रदर्शित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है,
माइनस ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु की एक संरचना मैं बनाऊं तो ये छोटा सा भाग जो कि आपका परमाणु का क्या होता है, नाभिक। हालांकि इसके इतने टुकड़े जब कर दिए जाएंगे तो इसका इतना छोटा टुकड़ा हो जाएगा कि जिसे हम देख नहीं सकते नग्न आंखों से, हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं उसी चीज को जूम करके बना रहा हूं, तो ये जो आपका बीच वाला गोल वाला भाग दिख रहा है, यह परमाणु का क्या है, नाभिक। यह परमाणु का ठोस भाग है जिसे हम कहते हैं नाभिक। नाभिक में आपका प्रोटॉन प्लस क्या रहता है, न्यूट्रॉन, P प्लस प्लस न्यूट्रॉन रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन इस तरह की कक्षाएं होती हैं जिसमें क्या करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, चक्कर लगाता है। तो ये परमाणु की रही संरचना। अब आपको इस चैप्टर के अंदर जो चीज परेशान करेगी, जो शब्दावली आपको परेशान करेगी, वह है आपका परमाणु। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान। वह क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। सॉरी, परमाणु सबसे पहले लेते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक क्या होता है कि जैसे सोडियम, किसको ले लें हम, सोडियम। तो अगर हम देखें तो सोडियम में, सोडियम के एक परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या। जिस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि जो आपका परमाणु क्रमांक है, किसी भी परमाणु क्रमांक में Na जैसे सोडियम, सोडियम परमाणु के अंदर टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, लेकिन यहां पे प्रोटॉनों की संख्या से डिनोट किया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है अस्थायी होता है। परमाणु का नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन उपस्थित रहता है वह कहीं आता जाता नहीं, ये तो घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई भरोसा है नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसकी परिभाषा नहीं दी जाती, बल्कि किसके आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन की। तो किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। जैसे अगर Na का परमाणु क्रमांक 11 है तो आप तुरंत से समझ जाएंगे कि Na के अंदर, सोडियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एक बात करें अगर हम Cl यानी कि क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 17 होता है। तो इसका मतलब यह है कि क्लोरीन के अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या है वह कितनी है, 17। तो ये आपकी हुई क्या, परमाणु क्रमांक। अगला जो आपका है वह है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जिसको कहते हैं। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जिसको कहते हैं वह क्या है, वह आपका है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जो आपका परमाणु भार होता है उसका मतलब क्या है, परमाणु भार प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर के कितने हैं, यह प्रदर्शित करता है परमाणु भार। जैसे अगर हम Cl का यानी क्लोरीन का परमाणु भार देखें तो क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35। तो 35 यह प्रदर्शित करता है कि उसके एक मोल में जो परमाणु के अंदर, परमाणु नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है वह कितनी है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, 35। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है, ये आवर्त सारणी में सब कुछ दिया हुआ है, धीरे धीरे जब तत्वों को आप पढ़ेंगे, तत्वों को जब आप सीखेंगे तो आपको ये धीरे धीरे आने लगेगा और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अभी आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं, कैसे याद करें, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, कहा गया है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो रसरी को आने जाने से जब पत्थर पे निशान पड़ जाता है तो बार बार पढ़ने से आपको कैसे चीजें नहीं आएंगी, और यदि आपको चीजें नहीं आएंगी तो उसके लिए मैं हूं। जो विज्ञान के अंदर जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक को इतने आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको फिर से कोई उस टॉपिक के अंदर दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है क्या कहलाता है, आपका परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। अब
इतनी ही शब्दावली होगी जो आपका वर्गीकरण होगा। कुछ वैज्ञानिक पर ज्यादातर वैज्ञानिक जो पहले आएंगे वे परमाणु भार के आधार पर तत्वों को बांटेंगे, परमाणु के बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर बांटेंगे, और कुछ वैज्ञानिक बाद में जो आएंगे परमाणु क्रमांक के आधार पर बांटेंगे, और परमाणु क्रमांक के आधार वाला जो आपका वर्गीकरण है वही आपका आगे चल करके क्या होगा, सक्सेस होगा। तो यही एक आध दो चीज इसमें और आएंगी। इसके अलावा एक आध दो चीज इसमें और आएंगी, जैसे आपका होगा समस्थानिक। समस्थानिक वे तत्व होंगे, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक आपका समान होगा, यानी जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आपके दो रूप देखने को मिलते हैं, एक आपका होता है Cl35 और एक दूसरा आपका होता है Cl34। ये क्लोरीन के दो तत्व मिलते हैं, क्लोरीन के दो परमाणु मिलते हैं, जिसमें से एक तत्वों का जो परमाणु भार होता है वह 35 होता है, दूसरे तत्व का जो परमाणु भार होता है वह कितना होता है, 34 होता है। तो क्लोरीन का जो परमाणु भार है वह तो अलग अलग है, लेकिन किंतु इनके जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है, सेम है। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, उन तत्वों को हम कहते हैं समस्थानिक। और एक और कहते हैं जिसे समभारिक। एक क्या कहते हैं, समभारिक। समभारिक किसको कहते हैं, इसका उल्टा। जैसे इसमें जिन परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, इसमें जिन तत्वों का परमाणु भार क्या हो, समान हो, जिन तत्वों का परमाणु भार समान हो, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। जिन तत्वों का परमाणु भार समान होता है, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो एक या दो अवस्था में आपके पाए जाते हैं, और उनका जो परमाणु भार है वह परमाणु भार एक समान होता है, निश्चित होता है। उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, उन तत्वों को कहते हैं समभारिक। तो इस तरह से इस चैप्टर की कुछ शब्दावली रही जो कि आपको आने वाले टॉपिकों की फेल कराएगी। अब जो इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा उसमें देखिए क्या होगा कि वैज्ञानिक कुछ आते हैं और तत्वों का वर्गीकरण करते हैं, तत्वों को बांटते हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण फेल हो जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि जब उनका वर्गीकरण फेल हो गया तो हम पढ़ें ही क्यों। अब इसके लिए देखिए, कोई भी चीज आपको समझने के लिए सबसे पहले एकदम बेसिक से जाना। आपकी जिंदगी यहीं तो सिमट नहीं गई, आपको बहुत आगे तक अभी जाना है, बहुत कुछ आपको करना है। तो आपको कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि आखिर जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनकी सोच कैसी होती है, वे सोचते कैसे हैं चीजों को, आखिर उन्होंने क्या सोचा स्टार्टिंग में, किस प्रकार से सोचा और किस मुकाम तक पहुंचे, उसे कैसे इन्होंने सिद्ध किया। ये इस चीज का फील आपके अंदर आना ही चाहिए, ये जुनून आपके अंदर आना ही चाहिए। जब किसी भी चीज को एकदम बेसिक से आप पढ़ोगे कि उस चीज की उत्पत्ति से लेकर के अंत तक जब आप पढ़ लोगे तो आप एकदम उस चीज में क्या हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। तो इसलिए आगे आने वाली टॉपिक आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर वर्गीकरण का आधार किस किस आधार पर बनाया गया और अंतिम में जाकर किस आधार से वह आधार सक्सेस हुआ। अब आइए देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिक के द्वारा कैसे कैसे किए गए। तत्वों के वर्गीकरण में जो सबसे पहला नाम आपके चैप्टर में आता है वह आपका है डोबेराइनर का त्रिक नियम। इन्होंने सबसे पहली चीज बात करें अगर, तो ये जो आपके डोबेराइनर भाई साहब थे, ये जर्मन रसायनज्ञ थे। यह जर्मन क्या थे, रसायनज्ञ थे, यानी जर्मन के रसायन विज्ञान के क्या थे, आपके एक वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना शुरू किया। परमाणु भार के बढ़ते
क्रम। देखिए, शब्दावली पढ़ाने का हमारा मतलब यही था कि आपको एकदम जीरो लेवल से बताना। जैसे आपका यहाँ पे आया परमाणु भार, अगर आप परमाणु भार के बारे में नहीं जानते तो ये पूरा नियम आपको समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, उन्होंने कुछ तत्वों को, जर्मन रसायनज्ञ थे जो कि औषधि विज्ञान से क्या किए थे, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी किए थे और एक वैज्ञानिक थे, जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया, एक त्रिक बनाया। एक क्या बनाया, एक त्रिक बनाया। त्रिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे तीन तत्व ले लिए, जैसे आपका उन्होंने तीन तत्व लिए, क्या क्या लिए, तीन तत्व लिए। पहले में इन्होंने लिया लिथियम, लिथियम के बाद इन्होंने लिया सोडियम, सोडियम के बाद इन्होंने लिया पोटेशियम, और इन तीनों तत्वों का इन्होंने बारी बारी से परमाणु भार देखा। तो इन तीनों तत्वों का जो परमाणु भार था, लिथियम का परमाणु भार लगभग 7 होता है, 6.9 होता है, और जो सोडियम का परमाणु भार होता है अभी अभी हमने बताया कितना होता है, 23, और जो पोटेशियम का परमाणु भार होता है, पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, 39.1 होता है। तो इसको हम मान लेते हैं 39। अब इन्होंने तीन तरह से इन तीन तत्वों को क्या किया, बनाया। तीन तत्वों को एक रूप में बनाया जिसमें इन्होंने किसको लिया गया, इन्होंने किसको लिया, परमाणु भार को। इन्होंने किसको लिया, परमाणु भार को लिया। और इन्होंने एक चीज इसमें गजब की बात देखी। क्या देखी, देखो, जो बीच वाला तत्व होता है परमाणु, अगर इन तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में, जैसे 7, 23, 39 तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु भार है। अब इन्होंने तीन तत्वों को 1, 2, 3 तीन तत्वों को एक इस प्रकार से क्रम में व्यवस्था बनाया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम त्रिक कहते हैं। अब इस त्रिक की खासियत देखो, त्रिक की खासियत क्या है कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है, यानी Na का परमाणु भार कितना है, Na का परमाणु भार है 23। अब इसके और इसके तत्वों का परमाणु भार देखा जाए तो लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार, अगर इनका हम औसत निकालें, औसत कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं हैं हमारे पास उनका योग बटे उन संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं, 2 बटे 2। अब लिथियम का जो परमाणु भार है वह कितना है, 7, प्लस पोटेशियम का परमाणु भार है वह कितना है, 39 बटे 2। अगर इसको करके देखा जाए तो 9 7 कितना होता है, 16, कितना आ जाता है, 46 बटे 2, यानी कि कितना आ जाता है, 23, जो कि इस बीच वाले तत्वों का क्या है, परमाणु भार है। तो इन्होंने कुछ तत्वों को इस प्रकार से त्रिक के रूप में क्या किया, व्यवस्थित किया। उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में उन्होंने क्या किया, त्रिक बनाया, और अपने त्रिक में इन्होंने यह बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो बीच वाले तीन तत्वों को इस प्रकार से रखा जाए कि जिसमें से बीच वाला तत्व जो होगा, शेष दोनों उनके अगल बगल वाले तत्वों के परमाणु भारों के योग के औसत के क्या होगा, बराबर होगा। परमाणु भारों के औसत के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यह नियम आगे चल करके फेल हो गया, जिसके फेल होने का कारण यह है कि इन्होंने केवल 3 त्रिक बना पाए। केवल कितने त्रिक बना पाए, 3 त्रिक बना पाए, जबकि अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं, अब तक कुल तत्वों की ज्ञात तत्वों की संख्या है 118। इन्होंने केवल 3 त्रिक ही बना पाया। 3 त्रिक माने कि 3 तरह से इस प्रकार के तत्वों को व्यवस्थित कर पाया, जो इस रूल को क्या करते थे, फॉलो करते थे। इसलिए यह नियम आगे चल करके क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें प्राप्ति की, तो इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया। पहला प्राप्ति इनकी यह है कि इन्होंने त्रिक बनाया। दूसरा क्या है, इन्होंने लिथियम को प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचान पाया। उत्प्रेरक के रूप में पहचान। तो रसायन विज्ञान के अंदर इनका 2 योगदान है डोबेराइनर का, कि एक तो इन्होंने केवल 3 त्रिक बनाया, त्रिक का निर्माण किया। दूसरा, प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचान करना। तो अभी के सिलेबस में आपको अभी डोबेराइनर चाचा के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है कि उन्होंने क्या किया, त्रिक बनाया। उनके डोबेराइनर का जो नियम था वह परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित था, और उन्होंने अपने नियम में यह बताया कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए
परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। यही डोबे-राइनर का त्रिक नियम है। एक नंबर में प्रश्न आता है कि डोबे-राइनर के त्रिक नियम को लिखिए, तो आप यही लिख देंगे कि डोबे-राइनर ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो बीच वाला तत्व है, जब तीन तत्वों को एक निश्चित क्रम में संयोजित करते हैं, त्रिक के रूप में संयोजित करते हैं, तो जो बीच वाला तत्व होता है उसका परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के क्या होता है, बराबर होता है। यही डोबे-राइनर का त्रिक नियम है। अब आगे चलिए देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो अगले क्रम में आपका है न्यूलैंड चाचा का अष्टक नियम, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम इसे पहले कहते क्यों है, आइए समझते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहते हैं। देखिए, संगीत के जो सुर होते हैं उसमें टोटल कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। संगीत के सुर टोटल कितने होते हैं, 7। सा रे ग म प ध नि, सा रे ग म प ध नि। तो जो संगीत के सुर होते हैं ये 7 सुर टोटल होते हैं। पहला सुर क्या है, सा रे ग म प ध नि, सा रे ग म प ध नि। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 सुर टोटल आपके भारतीय संगीत के अंतर्गत होते हैं। संगीत के अंतर्गत क्या होते हैं, 7 सुर होते हैं। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, सा रे ग म प ध नि, फिर होता है सा रे ग म प ध नि, सा रे ग म प ध नि। ये संस्कृत का क्या होता है, सूत्र होता है, संगीत का, संस्कृत का नहीं, सॉरी, संगीत का। तब अब देखिए, ये संगीत के जो 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर जब 8वां सुर आएगा तो 8वां फिर से सा, फिर 9वां रे ग, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, फिर से जब 8वां आएगा तो फिर से आपका आ जाएगा सा रे ग म प ध नि। यानी कि जब 7 सुर जो संगीत के सुर होते हैं वे टोटल कितने होते हैं, 7, और 7 सुरों के बाद फिर से जो 8वां सुर आता है वह क्या आता है, सा। जैसे सप्ताह देखा होगा आपने, सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं, 7। अब आपने देखा कि जैसे संडे के 7 दिन बाद यानी 8वें दिन फिर से आपका क्या आने वाला है, संडे आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि हर एक 7 परमाणु के बाद, 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आएगा उसका जो गुण होगा वह पहले से क्या होगा, मिलता होगा। इसके अगले वाला, जैसे यहां से अगर हम शुरू करें तो इसके बाद 7वां कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर से जो इसका ये वाला तत्व आएगा इसका गुण इससे क्या होगा, मिलता होगा। इसके बाद से अगर जैसे कार्बन को ले लें तो कार्बन के बाद जो 8वां तत्व आएगा कार्बन से मिलता होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। सिलिकॉन और कार्बन का गुण एक दूसरे के में क्या होगा, आपस में मिलता होगा। इसलिए हरे इनके नियम में क्या बताया गया, न्यूलैंड अपने अष्टक नियम में इन्होंने क्या बताया कि जब हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में संयोजित कर देते हैं तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है उसका गुण पहले तत्व से क्या होता है, मिलता होता है। जैसे अगर हम बेरिलियम को देख लें तो बेरिलियम के बाद, बेरिलियम के अगर बढ़ते हुए परमाणु क्रम में रखा गया है तो बेरिलियम के बाद जो 8वां तत्व आएगा उसका गुण जो है किससे मिलता जुलता रहेगा, बेरिलियम से मिलता रहेगा। जैसे बेरिलियम यहां पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है। 8वें पे मैग्नीशियम आता है, यानी मैग्नीशियम का गुण और बेरिलियम का गुण दोनों क्या होगा, मैच होता मिलेगा। अब देखिए कितनी मस्त बात है कि प्रत्येक 7वें सुर के बाद, 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है उसका जो गुणधर्म होता है वह एक दूसरे से क्या होता है, मैच होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनका जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था सारे तत्वों की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। पहला पॉइंट है इसके फेल होने का कारण, न्यूलैंड के अष्टक नियम के फेल होने का कारण यह है कि इन्होंने कैल्शियम के बाद तत्वों को व्यवस्थित नहीं कर पाया, यानी कैल्शियम के बाद जो भी तत्व आए उनका परमाणु भार इस क्रम में इनके अष्टक नियम को पालन नहीं कर रहे थे, यानी इनके अष्टक नियम के रूप में नहीं बैठ रहे थे, इसलिए इनका नियम क्या हो गया, फेल हो गया। अगला इनके फेल होने का जो कारण था, वह क्या था कि जब
नए तत्वों की जब खोज होती गई उस टाइम भी कम तत्व ज्ञात थे, पूरे तत्व तो ज्ञात नहीं थे। जब और नए तत्वों की खोज होती चली गई तब इनका नियम पूरी तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। और दूसरा क्या है कि कैल्शियम के बाद वाला जो भी तत्व आया वह इनके अष्टक नियम का पालन नहीं कर सका। और भी इनके एक कमियां हैं कि जैसे जो आपका जैसे आयरन के गुणधर्म जो हैं ऑक्सीजन और सल्फर से नहीं मिलता, फिर भी एक ही में क्या किया गया है, रखा गया है। ऑक्सीजन और सल्फर के गुण जो है नहीं मिलता एक दूसरे से, फिर भी आयरन से नहीं मिलता, फिर भी आयरन के नीचे रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन को रखा गया तो हाइड्रोजन के गुण और फ्लोरीन के गुण मिलना चाहिए ना, लेकिन जो आपका लोहा है, आयरन के नीचे आपका आयरन के नीचे सल्फर इत्यादि तत्वों को जो रखा गया उनके गुण आपस में नहीं मिलते। सल्फर और ऑक्सीजन को जो रखा गया, भाई सल्फर एक प्रकार की क्या है, गैस है, ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस है, लेकिन इनके रूल के हिसाब से लोहा के नीचे रखा गया तो लोहा एक प्रकार का क्या है, ठोस है, आयरन एक प्रकार का ठोस है, जो कि इनके गुणधर्म आपस में नहीं मिलते। तो इनके फेल होने का हमने 3 कारण बताया। फेल होने का 3 कारण कि कैल्शियम से आगे जाने पर जो इन्होंने ये नियम बताया यह नियम लागू नहीं होता। दूसरा क्या कि फ्लोरीन के नीचे फेरस के नीचे, लोहा के नीचे इन्होंने सल्फर और ऑक्सीजन को रखा जो कि गुण एक दूसरे के मैच नहीं करते। तो एक फेल होने का कारण यह भी है। दूसरा फेल होने का कारण यह है कि इन्होंने जब अपना आवर्त नियम बनाया, जब अपना नियम दिया, तो उस नियम में उस टाइम जो भी तत्व ज्ञात थे, नए तत्वों की खोज इनके वर्गीकरण में, नए तत्वों की जगह इनके वर्गीकरण के अंदर नहीं थी, इस कारण से इनका नियम फेल हुआ। अगर न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात किया जाए तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? महान वैज्ञानिक न्यूलैंड ने अपने नियम में यह बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उनके गुण ठीक उसी प्रकार से मैच करते हैं जैसे संगीत में 7 सुर के बाद जो 8वां सुर होता है वह पहले से क्या करता है, मैच करता है। यही आपका क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। चाहे तो आप लिख सकते हो कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। महान वैज्ञानिक न्यूलैंड ने यह बताया कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो उनके गुणधर्म ठीक उसी प्रकार से मैच करते हैं जैसे संगीत के सुरों में प्रत्येक 7वें सुर के बाद 8वां सुर जो होता है पहले सुर के साथ मैच करता है, इसलिए इसे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नियम आता है जिसे हम लोथर मेयर वक्र कहते हैं। आइए समझते हैं लोथर मेयर वक्र। तो अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। देखिए, एक जर्मन रसायनज्ञ थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था लोथर मेयर। इन्होंने परमाणु भार किसके मध्य, परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य, परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या खींचा, परमाणु भार और आयतन के मध्य क्या बनाया, ग्राफ बनाया। परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य क्या बनाया, ग्राफ बनाया। और इनके ग्राफ में क्या खासियत थी, देखिए इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से क्या रहा, चला। इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से चला, आपके बुक में भी दिया है, मिलाइएगा। इनका ग्राफ इस प्रकार से चला। तो इसमें देखिए, इसमें खास बात क्या है कि यदि परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के मध्य जब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ में जो भी तत्व टॉप पे आते हैं, जैसे टॉप पे कौन कौन से तत्व आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो तत्व टॉप पे आ रहे हैं उन तत्वों का जो रासायनिक गुणधर्म है वह एक समान है। जो तत्व गर्त में आ रहे हैं, यानी कि जो तत्व नीचे हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये तत्व जो नीचे की ओर आ रहे हैं इनका जो आपका रासायनिक गुणधर्म है वह एक दूसरे से मैच करता है। अगला जो देखिए, ये जो चढ़ाई पे है, जो मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में है, जो चढ़ाई पे है, जैसे फ्लोरीन, इधर में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका जो गुणधर्म है एक दूसरे के साथ क्या होता है, मिलता है। जो नीचे यानी कि घटते हुए क्रम में जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रैंशियम, ये जो आपके तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, ये जो आपका ग्राफ है, ग्राफ में नीचे घटते हुए क्रम में है। इधर देखिए ग्राफ घट रहा है, इधर ग्राफ आपका बढ़ रहा है। तो जो बढ़ते हुए क्रम में है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका जो रासायनिक गुणधर्म है वह समान है। जो घटते हुए क्रम में है जैसे आपका क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, तो इनका जो परमाणु
का जो रासायनिक गुणधर्म है वह आपस में मिलता है। जो एकदम टॉप पे है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका जो रासायनिक गुणधर्म है वह आपस में मैच करता है। जो एकदम गर्त में है, जो एकदम नीचे है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनका जो रासायनिक गुणधर्म है वह आपस में क्या होता है, मिलता जुलता है। इनका जो योगदान रहा, काफी मोस्ट योगदान रहा, इसी के आधार पर आगे आने वाले प्रयोग हुए और मेंडलीव ने इत्यादि जो भी वैज्ञानिक आए उन्होंने आगे चलकर आवर्त सारणी दी, जिसके आधार पर उनकी आवर्त सारणी क्या हो गई, सक्सेस हो गई। अब इसमें देखिए इस चीज को याद रखिएगा कि लोथर मेयर ने परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या किया, ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ में उन्होंने पाया कि जो तत्व इस ग्राफ में समान स्थान प्राप्त करता है उनके जो रासायनिक गुणधर्म है वह क्या है, समान होते हैं। जैसे समान स्थान, ऊपर वाले जितने भी सभी तत्व ऊपर स्थान प्राप्त किए इस ग्राफ में, वे सभी के गुणधर्म आपस में समान। जो सबसे नीचे स्थान प्राप्त किए उनके सभी के गुणधर्म आपस में समान। जो बढ़ते हुए क्रम में स्थान प्राप्त किए उनके सभी गुण आपस में समान। जो घटते हुए क्रम में स्थान प्राप्त किए उनका गुण आपस में क्या होता है, समान होता है। तो यही आपका लोथर मेयर वक्र है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है मेंडलीव के आवर्त नियम, एकदम इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मेंडलीव के आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे आगे चल के बताएंगे किसने दिया और किस प्रकार से दिया, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे चैप्टर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा एकदम इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो आप एकदम फुल एनर्जी के साथ चैप्टर में बने रहें और हर एक वीडियो का फ्लो हर एक तरीके से एकदम बेसिक के साथ लें ताकि अच्छे से चीजें आपको समझ। अगले क्रम में जो हमारा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है वह है मेंडलीव का वर्गीकरण। सबसे पहली अगर बात करें तो जो मेंडलीव भाई साहब थे ये कहां के थे, ये रूसी रसायनज्ञ थे, यानी रूस के रहने वाले थे। तो ये कहां के रहने वाले थे, रूसी रसायनज्ञ थे, यानी रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे, रूस के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम डामित्री इवोनोविच मेंडलीव, डामित्री इवोनोविच मेंडलीव था। इन्होंने अपना आवर्त नियम कब शुरू किया, अपना आवर्त नियम 1869 ईस्वी में दिया। अपना काम इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण पर जो काम शुरू किया 1869 ईस्वी से काम शुरू किया। और आपको पता है कि 1865 तक लगभग कितने तत्व ज्ञात थे, लगभग 63 तत्व ज्ञात थे। तो उस टाइम भी लगभग कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे जब इन्होंने क्या किया, शुरू किया। अब देखिए जब इस नियम को आप जान जाओगे ना तो मेंडलीव के लिए आपके दिल में प्यार और इज्जत क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मुख्य सिरे जो आधुनिक आने वाली आवर्त सारणी जिसे आप आज तक पढ़ते आ रहे हो, उस आवर्त सारणी का जो मुख्य श्रेय है वह वैज्ञानिक मेंडलीव को जाता है। यानी वह आधुनिक आवर्त नियम जो था वह पूरी तरह से मेंडलीव के नियम पर आधारित है। मेंडलीव के वर्गीकरण का जो नियम था उस नियम पर आधारित है, यानी उसी का आधुनिक रूप है। अब समझ लीजिए कि जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो वह मेंडलीव का ही देन है। अब परीक्षा में क्यों ना पूछे मेंडलीव के बारे में, बिल्कुल पूछेगा, इसलिए एकदम पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके मेंडलीव के बारे में आइए समझते हैं। इन्होंने तत्वों को जैसे एक टेबल बनाया, इस प्रकार से मान लेते हैं कि इन्होंने क्या बनाया, टेबल बनाया। इस प्रकार से तत्वों को रखना शुरू किया और इन्होंने अपना वर्गीकरण किस आधार पर किया, उस टाइम इनके पास टोटल तत्व ज्ञात जो थे वे 63 तत्व थे। इन्होंने क्या किया, ताश के पत्ते लिए, क्या किए, ताश के पत्ते लिए, सभी ताश के 63 ताश के पत्ते लिए और हर एक पत्ते पे हर एक तत्व का उनका गुणधर्म उस पत्ते पे क्या किया, रखा और लिखा और उस पत्तों को धीरे धीरे सजाना शुरू किया और उन्हें इस प्रकार की एक आवर्त सारणी प्राप्त हो गई। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो जो क्षैतिज स्तंभ थे, जो क्षैतिज कॉलम मतलब जो क्षैतिज पंक्तियां थी इस प्रकार की, इनकी संख्या टोटल कितनी थी, जो क्षैतिज पंक्तियां थी इनकी टोटल संख्या कितनी थी, 7। और जो आपके इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी इनकी संख्या टोटल कितनी थी, इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी इनकी टोटल संख्या कितनी थी, 8। इस प्रकार से मेंडलीव का आवर्त नियम रहा। तो सबसे पहले जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनकी संख्या कितनी थी, 7। और जिन्हें क्या कहा, जिन्हें उन्होंने कहा आवर्त, क्या नाम दिया, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, आवर्त। और जो आपके ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर जो कॉलम थे इनका नाम इन्होंने क्या दिया, इनका नाम इन्होंने दिया समूह। इनका नाम क्या दिया, समूह। तो अगर आपसे कोई पूछे कि
मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की टोटल संख्या कितनी थी? तो 7। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूहों की टोटल संख्या कितनी थी? 8। आवर्त किसे कहते हैं? मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण में जो आवर्त सारणी की जो क्षैतिज पंक्तियां थी उन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, उसे हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उन्हें हम समूह कहते हैं, और जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थी उन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। एक बात बहुत खास है जो कि मेंडलीव की इज्जत हमारे दिल में बढ़ा देती है। उस टाइम टोटल 63 तत्व तो ज्ञात ही थे। इन्होंने जब अपना आवर्त सारणी बनाया तो उसमें आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि इनको अनुमान था कि अभी सारे तत्वों की खोज नहीं हो चुकी है, तो जब कभी भी आगे आने वाले समय में तत्वों का खोज हुआ होगा तो यहां पे रखा जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बात थी। यानी कि ये भविष्यवेत्ता के भी रूप में दिखते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत सारे तत्व जो ज्ञात थे तत्व उनको तो आवर्त सारणी में अपने रखा ही, सारे तत्वों को 63 के 63 तत्वों को अपने आवर्त सारणी में अपने आवर्त नियम के हिसाब से रख दिया, जिनका आवर्त नियम क्या था जिसे हम मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो इनका जो आवर्त नियम था वह आवर्त नियम क्या था? आइए मैं यहां पे लिखता हूं। इन्होंने अपने आवर्त नियम में बताया कि यदि ध्यान से देखिएगा, जो मेंडलीव का आवर्त सारणी का जो आवर्त नियम था वह क्या था? इन्होंने अपने आवर्त नियम में बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट के रूप में रख दिया जाए तो उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। हमें पता है, आपको हवा नहीं लगा। क्या चीज बताया गया आपको नहीं समझ में आया? फिर से एक बार पढ़िए, फिर मैं मतलब समझाता हूं कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में रख दिया जाए तो उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं वे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। यानी उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तीता पाई जाती है, आवर्ती फलन होते हैं, दोहराव देखने को मिलता है। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? दोहराव। और कैसा दोहराव? एक निश्चित क्रम में दोहराव। कैसा दोहराव? एक निश्चित क्रम में दोहराव। यानी कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के रूप में रखा जाएगा तो उनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वे एक दूसरे के एक निश्चित क्रम में दोहराव उनमें देखने को मिलेगा, उसमें आवर्तीता पाई जाएगी, यानी वे एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंडलीव भाई साहब ने क्या किया कि जब अपने आवर्त सारणी में तत्वों को संयोजित किया, तत्वों को रखा, तो उनको यह पता था कि अभी अगले आने वाले समय में तत्वों की खोज होगी। और यहां तक ही नहीं, उन्होंने तत्वों का नामकरण भी कर दिया कि यहां पे जो तत्व आएगा उसका फला नाम होगा, और आज फला नाम वही नाम है। उन्होंने तत्वों के आवर्त सारणी वर्गीकरण वाले आवर्त सारणी में जो स्थान छोड़ा था उन आवर्त सारणियों की भविष्यवाणी भी कर दी थी, उन तत्वों के लिए भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि अगले आने वाले समय में जो तत्व मिलेगा उसका परमाणु क्रमांक इतना होगा और उसको ये नाम दिया जाएगा। अब बताइए, क्यों ना इज्जत बढ़ जाए मेंडलीव के बारे में, मेंडलीव के लिए क्यों ना हमारे दिल में इज्जत बढ़ जाए, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। अब मेंडलीव के कुछ और भी गुणधर्म है
दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि जैसे अगर एक आपके समूह की अगर संयोजकता देखी जाए, एक नई बात आएगी आपके सामने, संयोजकता क्या चीज होती है? जैसे हमने आपको बताया कि परमाणु, एक बीच में परमाणु नाभिक होता है और उसके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो संयोजकता क्या होती है? संयोजकता जिसे हम वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता क्या होती है? अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कोई भी परमाणु किसी भी दूसरे परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है, उसे हम उस परमाणु की क्या कहते हैं, उस परमाणु की कहते हैं संयोजकता। जब मैं अभी पढ़ाऊंगा संयोजकता तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो समूह थे, टोटल 8 समूह जो थे, उन 8 समूहों के हर एक वर्गों की जो संयोजकता थी वह क्या थी, समान थी। संयोजकता क्या थी, समान थी। तो इतनी सारी उपलब्धियां रही मेंडलीव भाई साहब के आवर्त सारणी में। लेकिन अब इनके आवर्त सारणी में, इनकी आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या रही, आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहली उपलब्धि इनके आवर्त सारणी की जो है, सबसे पहली उपलब्धि जो मेंडलीव के आवर्त सारणी की है, तो हमने आपको मेंडलीव के आवर्त सारणी की कई सारी उपलब्धियां आपको गिनाई, जिससे मेंडलीव के लिए आपके दिल में इज्जत बढ़ जाए। अब देखिए इनकी उपलब्धियों में, जैसे अगर मैं देखूं तो इनकी उपलब्धियों में क्या था कि इन्होंने जो खाली स्थान छोड़े थे वह आगे आने वाले तत्वों के अध्ययन में क्या था, सहायक था। तो सबसे पहला इनका जो गुणधर्म है, सबसे पहली जो उपलब्धि है वह क्या है, आने वाले तत्वों के खोज में क्या है, सहायक है। आगे आने वाले तत्वों की खोज में क्या है, सहायक है। और अगला दूसरा क्या है कि आगे आने वाले तत्वों की जो खोज हुई उनका भी स्थान इन्होंने अपने आवर्त सारणी में छोड़ रखा था, तो उनको अलग से स्थान देने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा हो गया। अब तीसरा, जो कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार कुछ संदिग्ध स्थिति में था, जिनके परमाणु भार अभी तक मतलब पूरी तरह से एकदम सही ज्ञात नहीं था, तो संदिग्ध परमाणु भारों का भी क्या हो गया, पता चला। तो पहला हमने क्या बताया, पहला तत्वों की खोज में सहायक, तत्वों की खोज में सहायक, तत्वों की खोज में सहायक। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया आपको कि तत्वों के अध्ययन में सहायक, तत्वों के अध्ययन में सहायक, तत्वों के अध्ययन में सहायक। तीसरा हमने क्या बताया, तीसरा हमने बताया कि जो संदिग्ध परमाणु भार था, संदिग्ध परमाणु भार का अध्ययन हो गया, संदिग्ध परमाणु भार का पता चल गया, यानी कि जो परमाणु भार कुछ संदिग्ध अवस्था में थे उन परमाणु भार का खोज हुआ। अगली सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, सबसे बड़ी उपलब्धि जो चौथी उपलब्धि थी, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें किसे कहते हैं, अक्रिय गैसों के लिए आवर्त सारणी में अलग स्थान देना, आवर्त सारणी में अलग स्थान देना। आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसें थी उनका स्थान आवर्त सारणी के लास्ट में एक अलग ही स्थान रखा, जिसमें इन्होंने कहा कि इसमें सारी अक्रिय गैसें आएंगी। अक्रिय गैसें का मतलब अक्रिय यानी कि जो क्रिया न करे, ऐसी गैसें जो किसी अन्य धातु के साथ, अन्य अधातु के साथ, अन्य किसी भी तत्व के साथ क्रिया न करे, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैसें। तो ऐसी गैसें जिनका जो क्या थी, अक्रिय रूप में थी, अक्रिय थी, उनके लिए इन्होंने क्या किया, अलग स्थान छोड़ा। अब यह भी आवर्त नियम इतना करने के बाद भी फेल हो गया। कुछ कमियां इनकी रह गई थी। जैसे कमियों में क्या था, जैसे हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है, इनका स्थान इन्होंने अपने आवर्त सारणी में निश्चित नहीं कर सका। इन्होंने हाइड्रोजन का जो एग्जैक्ट स्थान था वह स्थान इन्होंने बता नहीं पाया। तो सबसे बड़ी कमी थी कि हाइड्रोजन का स्थान का निर्धारण न कर पाना। दूसरा क्या था कि जैसे कुछ तत्व ऐसे थे जिनके परमाणु भार में थोड़ा बहुत अंतर था,
जिनके परमाणु भार में थोड़ा बहुत अंतर था, लेकिन उनको भी थोड़ा सा, जिसका ज्यादा था उनको भी इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पहले रख दिया। यानी ज्यादा, यानी भारी तत्वों को इन्होंने क्या किया, हल्के तत्वों से क्या कर दिया, पहले रख दिया। जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है कि जैसे आपका कोबाल्ट था, कोबाल्ट का परमाणु भार जो था कितना था, 58.9 था, लेकिन और दूसरा निकिल, निकिल का परमाणु भार जो है 58.7 था, लेकिन निकिल को इन्होंने बाद में रखा और कोबाल्ट को पहले रख दिया। तो यदि भाई साहब आप बना रहे हैं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, तो निकिल को आपको पहले रखना चाहिए था, भाई निकिल को पहले रखना चाहिए था। लेकिन अगर निकिल को पहले रख देते तो फिर इनके गुणों में आवर्तिता नहीं देखने को मिलती, गुण उसके चेंज हो जाते। तो एक सबसे बड़ी कमी यह भी रही। पहला हमने क्या बताया कि जो आपका हाइड्रोजन परमाणु का जो स्थान था वह क्या था, अनिश्चित था। ये सब बातें आप नोट करते चलें। और आवर्त नियम को तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि आवर्त नियम मेंडलीव का याद रह सके। तो दूसरा हमने क्या बताया कि कुछ भारी तत्व जो थे वे हल्के तत्वों से पहले आ गए। तो यह भी एक प्रकार का इनका क्या रहा, यह भी एक प्रकार का कमी रहा। दूसरी बात हमने बात की थी शब्दावली में समस्थानिक और समभारिक की। समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। तो समस्थानिकों का जो स्थान था, समस्थानिकों का स्थान इन्होंने निश्चित नहीं कर सका। यह भी फेल होने का, यह मेंडलीव की आवर्त सारणी को फेल होने का एक रीजन है। अब देखिए, इन्होंने सबसे मुख्य कारण, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को इस प्रकार से सेट किया कि उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थे। अब परमाणु भार के जो बढ़ते हुए क्रम में थे, एक दूसरे के बाद जो क्रम है वह समान तो होता नहीं। जैसे नॉर्मल सी बात करें, अगर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। अगर दूसरे तत्व की बात करें हीलियम, तो हीलियम का परमाणु भार होता है 3। तो 1 के बाद सीधे सीधे आ जा रहा है 3। अगर बीच में कहीं 2 वाला मिल जाए तो उसको कहां रखेंगे भाई साहब। तो इनकी जो सबसे बड़ी कमी थी ये थी कि इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, जिसमें परमाणु भार में आपकी क्रमिक व्यवस्था नहीं देखने को मिलती, जिसके कारण इनका आवर्त नियम क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन आगे आने वाले समय में जो आधुनिक आवर्त नियम आया वह उसके लिए यह एक नींव का काम किया। यानी इसी पर आधारित आपका आधुनिक आवर्त नियम है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। तो इसका अगला आने वाला जो टॉपिक होगा यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, मोशले का आधुनिक आवर्त नियम भी हम कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी इस चैप्टर की एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को हम अगले आने वाले इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में अध्ययन करेंगे। फिलहाल हमारी चाहत आपसे यही है कि आप, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ाया आपको, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मुझे बुरा नहीं लगेगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगा तो आप बेशक कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ सर, आपके पढ़ाने में यहाँ पे कमी रही। मैं निश्चित तौर पर उस कमी को सुधार करने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको समझ में आया तो एक काम जरूर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी हमारी नई वीडियो आए आपको मिल जाए। और यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस तो आप कर ही लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो से लाभान्वित हर एक विद्यार्थी, हर एक बच्चा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पार्ट नंबर 2 में हम इसी एनर्जी के साथ, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।